रहीम अज़ीज़ तलबा तालिबात अस्सलाम वालेकुम। आज बेटा चैप्टर नंबर 2 में जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है ये है एडिशन ऑफ टू वेक्टर से मुतल्लिक। ये आप हेडिंग देख रहे होंगे, क्या हेडिंग है? एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। जो वेक्टर्स होते हैं वो ज़ाहिर है आम स्केलर्स की तरह ऐड नहीं होते, उनके मखसूस रूल्स होते हैं, हम उनके तहत ऐड करते हैं। इसलिए मैंने नीचे मेंशन किया है कि किस मेथड के तहत करेंगे, उसका नाम है ग्राफिकल मेथड, यानी डायग्राम बनाएंगे। नंबर 2 पे नीचे मेंशन किया बाई हेड टू टेल रूल। रूल कौन सप्लाई करेंगे? हेड टू टेल। जैसे डिजिट्स में हम कहते हैं अरिथमेटिक सप्लाई होती है, इस तरीके से वेक्टर का अंदर मखसूस अलजबरा इस्तेमाल होता है, जिसे कहते हैं वेक्टर अलजबरा। उसमें से उनके दो पोर्शन है, ग्राफिकल मेथड और कौन सा रूल है? हेड टू टेल रूल्स। सो अब देखते ये हैं कि इस वेक्टर्स को हम अगर ऐड करना चाहें तो एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें उसके स्टेप समझने में आसानी हो। तो मैं आपको समझाने के लिए लेट से मेरे पास एक वेक्टर ए है जो 60 किलोमीटर ईस्ट की डायरेक्शन में है और एक वेक्टर बी है जो 50 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में है। अब अगर इन दो वेक्टर्स ए और बी को ऐड करना चाहूँ तो मुझे कौन कौन से स्टेप लेने होंगे? सो इनको एडिशंस करने के लिए मैं 5 स्टेप्स में इसको कंप्लीट करूँगा। स्टेप नंबर 1, सबसे पहले मैं अपने पेज के ऊपर एक सिमत का तयन करेंगे कि किधर नॉर्थ होगा, मेरा किधर साउथ होगा। जैसे हमको मैप उठाते हैं ना तो उसके कॉर्नर के ऊपर एक निशान लगा होता है क्रॉस का, जैसा कि ये नज़र आ रहा है। इस निशान को कहते हैं डायरेक्शन इंडिकेटर। तो सबसे पहले ड्रा द डायरेक्शन इंडिकेटर ऑन ए पेपर। तो मैं अपने पेज के ऊपर एक इंडिकेटर ड्रा करूंगा जो सिमतों का तयन करेगा। मुझे बोर्ड भी लिख सकता था, लेकिन चूँकि मैंने आपके लिए समझाने के लिए मैंने क्या लफ्ज़ यूज़ किया है? पेपर। ऊपर नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और क्या है? वेस्ट। नंबर 2, सेलेक्ट ए सूटेबल स्केल्स। हम एक स्केल सेलेक्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने पीछे पढ़ा है कि जितनी वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है उतनी लंबी लाइन ड्रा करनी है, तो 60 किलोमीटर लंबी लाइन तो नहीं लग सकती। सो जाहिर है हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इसको मखसूस साइज में शो करने के लिए कुछ स्केल सेलेक्ट करना पड़ेगा। जैसे हम मैप देखते हैं ना, तो एक मैप के ऊपर पूरी दुनिया का नक्शा दिखा दिया गया होता है, पूरी दुनिया दिखाई दे। कैसे दिखाई जाती है? स्केल की मदद से। मसलन हम सेट करते हैं कि लेट 10 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, कि 10 किलोमीटर की कीमत है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर लेगी स्केल के मुताबिक। सो फिर वेक्टर ए 60 किलोमीटर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? 6। यानी 10 को आप 60 पे डिवाइड करें, क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। फिर इसी तरीके से वेक्टर बी है 50, उसको 10 से डिवाइड करें, क्या होगा? 5। अब वेक्टर ए और बी 60 किलोमीटर नहीं रहेंगे, 6 सेंटीमीटर और क्या रहेंगे? 5 सेंटीमीटर। अब पॉसिबल है कि हम इनको ड्रा कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, ड्रा द रिप्रेजेंटेटिव लाइन्स ऑफ ए वेक्टर्स अकॉर्डिंग टू स्केल्स। हम उन वेक्टर्स की नुमाइंदा लाइन ड्रा करेंगे, उन वेक्टर को रिप्रेजेंट करेंगे लाइनों की शक्ल में, उन लाइनों को कहेंगे रिप्रेजेंटेटिव लाइन्स। देखें सबसे पहले वेक्टर कौन से शो कर रहे हैं? ए। इधर से डायरेक्शन क्या है? ईस्ट। तो इस समत में मैं बोर्ड के ऊपर कितने सेंटीमीटर लंबी लाइन लगाऊंगा? 6 सेंटीमीटर। तकरीबन अप्रोक्सीमेटली मैंने ये 6 की लाइन से शो कर दी। इसी तरीके से वेक्टर बी कितना होगा? 5, और किधर शो करेंगे? नॉर्थ में। नॉर्थ कहाँ से देखेंगे? बोर्ड से। नॉर्थ किधर बनता है? ऊपर। तो बी किधर जा रहा है? ऊपर। ये स्टेप नंबर 3 हो गया। स्टेप नंबर 4 में ड्रा द लाइन्स अगेन इन सच वे द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मीट विद द टेल ऑफ सेकंड वेक्टर एंड सो ऑन। यानी अब हम यहाँ पे रूल कौन सा अप्लाई करें? हेड टू टेल रूल। जहाँ पहले वेक्टर का हेड खत्म होगा वहाँ दूसरे वेक्टर की टेल जॉइंट करके हम आगे उसको चलाएंगे। सो इस अमल को हम क्या लिखते हैं? ड्रा द लाइन्स अगेन, यानी इन लाइनों को हम दोबारा क्या करेंगे? ड्रा करेंगे इन ए सच वे, यानी इस तरीके से कि तब्दीली क्या होगी? हेड ऑफ द फर्स्ट वेक्टर के पहले वेक्टर के हेड को मीट जॉइंट करेंगे किससे? विद द टेल ऑफ सेकंड से। सो आप देख सकते हैं कि पहले यहाँ कौन सा वेक्टर शो किया है? ए। फिर कौन सा वेक्टर हमने लिया है? बी। बी के टेल को ए के हेड से जॉइन करके उसी समत में जिधर बी मौजूद है वो ड्रा कर दिया। सो अब इस अमल को पढ़ेंगे हेड टू टेल रूल्स। क्या पढ़ेंगे? हेड टू टेल रूल्स। अब जाहिर है जब भी कोई चीज़ ऐड करते हैं तो उसका आंसर भी तो चाहिए होता है। तो वेक्टर में जो आंसर होता है उसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर्स। जो कैसे हासिल किया जाता है उसके लिए स्टेप नंबर 5 है कि नाउ जॉइन द टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर विद द हेड ऑफ लास्ट वेक्टर। ये जो पहला वेक्टर है इसकी ये टेल खड़ी है और ये उसकी क्या खड़ी है? हेड लास्ट वाले की। इसको एक लाइन के जरिए अगर मिलाएंगे तो ये लाइन इस वेक्टर के क्या कहलाएगा? रिजल्टेंट। जैसा को नीचे देख सकते हैं ये वेक्टर कौन सा होगा? ए। ये बी। अब ये कौन सी पोजीशन होगी? फाइनल। ये कौन सी होगी? इनिशियल। इनको एक लाइन के जरिए मिला दें तो ये क्या हासिल होगा? रिजल्टेंट। तो ए और बी का जो एडिशन का आंसर है दूसरे लफ्ज़ों में उसे क्या कहेंगे? रिजल्टेंट आर कहेंगे। तो रिजल्ट आ गया आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। सो ये जो आर है इसका नाम रखा गया है रिजल्टेंट वेक्टर्स।
ये जो रिजल्टेंट वेक्टर्स है ये बुनियादी तौर पे वो वेक्टर तो सिंगल है, लेकिन इसकी जो हैसियत या इसकी जो अफेक्ट्स है वो उन सारे वेक्टर के बराबर है जिनको ऐड किया गया। जैसा कि बेटा आप ऐसा लिखते हैं कि 2 + 3 = 5। अब देखिए 5 डिजिट तो सिंगल है, मगर इसकी हैसियत या अफेक्ट इन दोनों के क्या है, बराबर है। तो एग्जैक्ट इसी तरीके से ए और बी का जो रिजल्टेंट है वो आर सिंगल वेक्टर होगा, मगर इसका इफेक्ट ए और बी दोनों के क्या होगा, बराबर होगा। दूसरी बात, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो हेड टू टेल रूल को फॉलो नहीं करता। इसकी जजमेंट क्या होती है कि ये टेल के साथ टेल जॉइन करता है और हेड के साथ क्या जॉइन करता है, हेड। बाकी सारे वेक्टर इस रूल को फॉलो नहीं करते। तो कहने का मतलब ये है कि बाकी वेक्टर हेड टू टेल रूल के मुताबिक बनाए जाएंगे, मगर रिजल्टेंट वेक्टर हेड टू टेल रूल को फॉलो नहीं करेगा। वो टेल को टेल से और हेड को हेड से क्या करेगा, जॉइन। जैसे मैंने डेफिनेशन लिखा, सिंगल वेक्टर विच हैज़ द सेम अफेक्ट एज द कंबाइंड अफेक्ट ऑफ ऑल द वेक्टर्स, यानी उन सारे वेक्टर का जो कंबाइंड असर है उस सब का असर इसी एक वेक्टर में पाया जाता है। उस एक वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, रिजल्टेंट कहते हैं। एक बात याद रखिएगा, यहाँ जब वेक्टर को हम ऐड करते हैं तो ए और बी का नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वेलोसिटी का वेक्टर डिस्प्लेसमेंट में ऐड कर लेंगे या डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर फोर्स में ऐड कर लेंगे। हैं तो वेक्टर मगर ऐड नहीं होंगे। इसका मतलब दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि सेम नेचर के वेक्टर ऐड होंगे। बी वेलोसिटी में ऐड होगी, डिस्प्लेसमेंट में होगा, फोर्स में होगी। चूँकि फोर्स एक अलग वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट एक क्या है, अलग वेक्टर। ये हमारा टॉपिक था जी। लास्ट वीडियोस में हम देख रहे थे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स। अब हम इस हिस्से में देखेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, यानी जैसे वहाँ पे हम वेक्टर को ऐड कर रहे थे, अब हम देखना चाहते हैं कि क्या वेक्टर सब्ट्रैक्ट भी किए जा सकते हैं। सो सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के टॉपिक में जाने से पहले हम किस चीज़ को देखेंगे, पहले एक छोटी सी टर्म है उसको समझना ज़रूरी है। ये टर्म्स यहाँ पर बुक में जिक्र नहीं की गई। टर्म्स का नाम है नेगेटिव वेक्टर्स। एक डेफिनेशन है, क्या है, नेगेटिव वेक्टर्स। डेफिनेशन कुछ यूँ है, ए वेक्टर विच हैज़ सेम मैग्नीट्यूड एज ए गिवन वेक्टर, यानी जो वेक्टर पहले हमें दिया जाए दूसरा वेक्टर हम इस तरीके से ड्रा करें कि उसकी मैग्नीट्यूड पहले दी हुई वेक्टर के क्या हो, बराबर। यानी अगर पहला वेक्टर 5 सेंटीमीटर है तो दूसरा भी क्या शो करेंगे, 5। बट अपोजिट इन डायरेक्शन, मगर डायरेक्शन में क्या हो, अपोजिट हो। एक नॉर्थ को हो तो दूसरा क्या हो, साउथ को। एक ईस्ट को हो तो दूसरा क्या हो, वेस्ट को। तो जब हम इक्वल मैग्नीट्यूड और अपोजिट डायरेक्शन का वेक्टर शो करेंगे तो वो वेक्टर पहले वेक्टर का क्या कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर कहलाएगा। कौन सा वेक्टर कहलाएगा, नेगेटिव वेक्टर। अब जरा देखते हैं कैसे। ये देखिएगा, एक वेक्टर ए है जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, एक वेक्टर नीचे खड़ा है वो यहाँ से लेके यहाँ तक। तो दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में क्या है, सेम है, मगर एरो के मुताबिक दोनों एरो अपोजिट खड़े हैं। तो फिर इस ए का निचला वेक्टर क्या बनेगा, नेगेटिव बनेगा। तो फिर निचले वाले का नेगेटिव क्या होगा, ऊपर वाला होगा। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव में रूल ये कहता है कि इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन क्या है, डायरेक्शन। इट इज कॉल्ड क्या होगा, नेगेटिव वेक्टर्स। अब बेटा आते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स पे। जब हम सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो इसका मतलब हमें चाहिए a - b। क्या ये मुमकिन है कि हम सब्ट्रैक्ट कर सकें? तो वेक्टर में सब्ट्रैक्ट करने का बरह रास्त कोई रूल ही मौजूद नहीं है। तो क्या किया जाए? जो हेड टू टेल रूल है वो तो एडिशन का रूल है। तो क्या ऐसा नहीं है कि हम a - b को कुछ इस तरीके से लिखें, a प्लस ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दें, -b। तो क्या ये a - b हासिल हो सकता है? यस। इसका मतलब हम यहाँ कौन सा अमल करेंगे, एडिशन का। लेकिन ये डायरेक्ट अमल नहीं होगा। कैसा अमल हो जाएगा, इनडायरेक्ट, कि पहले हम उस वेक्टर b के साथ कोई माइनस लेके आएंगे, और जब किसी वेक्टर के साथ माइनस लेके आएंगे फिर वो वेक्टर कौन सा वेक्टर हो जाएगा, उसको हम अभी 1 मिनट पहले पढ़ा है, उस वेक्टर को कौन सा वेक्टर कहेंगे, नेगेटिव। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप b को a में से सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो पहले आप इस b का क्या हासिल करेंगे, नेगेटिव हासिल करेंगे। और नेगेटिव का क्या असूल है कि उसकी मैग्नीट्यूड वही रखेंगे और डायरेक्शन को क्या कर देंगे, अपोजिट। और जब वो नेगेटिव हासिल हो जाएगा, अब हेड टू टेल के मुताबिक आप उसमें ऐड करेंगे और उससे क्या हासिल होगी, सब्ट्रैक्शन। जो सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट बनेगा वो हमारा आंसर कहलाएगा। सो इसकी डेफिनेशन कुछ यूँ बन गई कि ऐड द नेगेटिव ऑफ वन वेक्टर, कि एक वेक्टर का नेगेटिव ऐड करेंगे किसमें, टू अदर वेक्टर, किसी दूसरे वेक्टर्स में। जैसे कि हमने b का नेगेटिव लेके a में क्या कर दिया, ऐड कर दिया। किस रूल के तहत ऐड करेंगे, बाई हेड टू टेल रूल्स। वो रूल तो मौजूद है। तो देन रिजल्टेंट इज कॉल्ड, तब वो जिसका रिजल्टेंट हासिल होगा वो क्या कहलाएगा, अब उसका नाम एडिशन नहीं, उसका नाम क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। जरा देखते हैं, ये मेरे पास एक वेक्टर a यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वेक्टर से b, अगर इस b को इस a में से सब्ट्रैक्ट करना है
तो अभी ऐसा पॉसिबल नहीं है कि सब्ट्रैक्ट हो सके। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले बेटा इस b का क्या हासिल करेंगे, नेगेटिव। कैसे नेगेटिव हासिल होगा, लंबाई बिल्कुल बराबर शो करेंगे और डायरेक्शन में क्या शो करेंगे, अपोजिट। अब ये कौन सा वेक्टर हासिल हो गया, नेगेटिव वेक्टर। लिहाजा अब a के साथ b को नहीं ऐड करेंगे, अब a के साथ किसको ऐड करेंगे, माइनस b को। तो ऐड करते हैं हेड टू टेल के मुताबिक। ये वेक्टर कौन से शो कर दिया हमने, a। अगर मैं b को शो करता तो एरो ऊपर चला जाता, तस्वीर ऊपर जाती, मगर किसको शो करूंगा, माइनस b को, तो वेक्टर का निशान किधर चला जाएगा, नीचे। इससे क्या पढ़ेंगे, माइनस b। अब a और माइनस b जब मिलते हैं तो ये क्या बन जाता है, रिजल्टेंट a माइनस b। इस अमल को हम लोग कौन सा अमल कहते हैं, सब्ट्रैक्शन कहेंगे। सो ये पहले से में एडिशन, दूसरे से में क्या पढ़ी हमने, सब्ट्रैक्शन। अब एक छोटी सी बात रह गई है, वो ये है कि कम्यूटेटिव लॉ फॉर वेक्टर्स। कम्यूटेटिव ये होता है कि बेटा अगर मैं लिखता हूँ 4 + 3 इक्वल टू क्या है, 7, तो 3 + 4 विल आल्सो क्या है, 7। इट मीन 4 + 3 इज इक्वल टू 3 + 4। इन हिस्सों को अगर मैं जगह बदल दूँ तो रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ता। इस अमल को कम्यूटेटिव कहते हैं। इस अमल को क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव। अब प्रूव ये करना है कि क्या a + b और a - b में कम्यूटेटिव का लॉ अप्लाई होता है। तो अब ये चेक करते हैं। अगर हमारे पास एक वेक्टर a है, ये एक वेक्टर कौन सा है, b, इसका ये रिजल्टेंट बेटा आपने हासिल किया, तो इधर से अगर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, a + b, और उसका रिजल्टेंट कौन सा हासिल होगा, ये। अब जरा ये देखिए, मैंने डॉट की लाइन से शो किया कि पहले मैंने किसको शो कर दिया, b को, फिर मैंने किसको शो कर दिया, a को। तो बेटा जब इस साइड से पढ़ेंगे तो फिर पढ़ेंगे b + a। इधर से क्या पढ़ते हैं, a + b, इधर से क्या पढ़ते हैं, b + a। अब b + a पढ़े तो रिजल्टेंट वही लाइन बनती है, a + b पढ़े रिजल्टेंट वही लाइन बनती है। तो साबित क्या हो रहा है कि a + b और b + a का रिजल्टेंट सेम है। इसका मतलब दोनों का आंसर भी क्या है, सेम। जैसा कि 4 + 3 इक्वल टू किसके बराबर है, 3 + 4। तो ये तो डिजिट थे, ये कौन सी चीज़ है, वेक्टर। तो वेक्टर की जो एडिशन है वो कम्यूटेटिव लॉ को क्या करती है, ओबे करती है। अब अगला सवाल कि क्या सब्ट्रैक्शन में ये रूल अप्लाई होता है, नहीं, सब्ट्रैक्शन में ये रूल अप्लाई नहीं होता। अगर a - b और b - a को स्टडी किया जाए तो ये दोनों आंसर सेम नहीं आते, दोनों रिजल्टेंट एक ऊपर चला जाता है, किधर चला जाता है, नीचे। इस वजह से हम ये कहते हैं कि सब्ट्रैक्शन का जो अमल है उसमें कम्यूटेटिव का लॉ अप्लाई नहीं होता, जबकि एडिशन के अंदर कम्यूटेटिव का लॉ क्या होता है, अप्लाई होता है। आज के लेक्चर्स में हमने वेक्टर को ऐड करने और वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने के बारे में पढ़ा था। तो कल इंशाअल्लाह हम किस चीज़ को स्टडी करेंगे, इसके नेक्स्ट पार्ट को। तो लिहाजा कल के लेक्चर्स में हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें पढ़ी जा सकती है। थैंक